उत्तराखंड में भी कफ सिरप को लेकर धामी सरकार सजग, मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी शुरू। हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारी के लिए शहरी विकास विभाग ने 200 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। पहाड़ों पर सड़क न होने की मार, लोगों ने डोली में बीमार बुजुर्ग को लेकर नापी 5 किलोमीटर की दूरी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ऊर्जा निगम की टीम को लेनी पड़ी पुलिस की मदद। चमोली के संतोपथ ट्रैक पर गए बंगाल के पर्यटक की मौत, 5 साथियों संग भटक गया था रास्ता। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। खबर टिहरी जनपद से है, जहां मुनिकी रेती थाना पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर लाखों के, आपको बता दें, इन संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी बरामद की गई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेवल पर संचालित प्रतिबिंब पोर्टल से पता चला कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट हैं। इस जानकारी पर पुलिस के अलावा एसओजी व साइबर सेल की टीम का गठन किया गया। मामले की तह तक जाने पर साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रही फर्जी कॉल सेंटर पकड़ में आया। ये फर्जी कॉल सेंटर तपोवन में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहा था। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि उनके साथ हरिद्वार निवासी अमन चौहान, शाहाबाद हरियाणा निवासी संदीप और यमुनानगर निवासी अनिरुद्ध भी फर्जी कॉल सेंटर में काम करते हैं। कस्टम से पकड़े हुए आईफोन सस्ते दामों में बेचने के नाम पर आरोपियों ने देश में अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। अभी तक उन्होंने सबसे महंगा 13 लाख का एक आईफोन बेचा है। जांच में पता चला कि देश में अब तक 36 से ज्यादा शिकायतें आरोपियों के खिलाफ दर्ज हैं। की रेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं, जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है। और जो इन ठगी के विक्टिम हैं, मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनिकी रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम ONGC देहरादून में 30वें विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस की लोक धुनें गूंजने के साथ ही देश विदेश की संस्कृति का समागम देखने को मिलेगा। रीच संस्था की ओर से आयोजित हुए इस महोत्सव की शुरुआत विश्वविख्यात सरोद वादक
पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान की मनमोहक प्रस्तुति से हुआ। उनकी मधुर धुनों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। सरोद की तानों और तबलों की बेहतरीन जुगलबंदी ने माहौल को ऊर्जा और आनंद से भर दिया। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारत और विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड की समृद्धि परंपराओं और गौरवशाली विरासत का उत्सव। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है और विरासत महोत्सव पिछले 3 दशकों से भारत की विविधता, कला और परंपराओं को जीवंत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन हमारे शिल्पकारों और कलाकारों को सम्मान देने के साथ साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। अगली खबर इसी के से, जहां भारत मंदिर इंटर कॉलेज प्रांगण में लायंस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की प्रतियोगिताएं बाल कलाकारों द्वारा दिखाई गई। प्रतियोगिता के डांस कंपटीशन में 7 साल की बालिका ने नृत्य करके समा बांध दिया, जिसे देखकर महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। आयोजकों का मानना है कि लायंस क्लब छोटे बच्चों और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मंच देता है, जिससे वह अपने उत्तराखंड सहित पूरे देश में आगे निकलकर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी बच्चों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना चाहिए। ऋषिकेश हर वर्ष एक दीपावली का कार्यक्रम करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं ये वास्तव में बहुत आकर्षक भी होते हैं और इस प्रकार से पूरे मेले के दौरान अनेकों चीज़ें ऐसी प्रदर्शित की जाती हैं जो जनता के भी हित में होती है और जो क्लब है जो वास्तव में एक अनेकों रचनात्मक कार्य करता है उसमें एक कड़ी ये भी है। तो मैं इनको बहुत साधुवाद दे रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सब लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूँ और स्टेज से भी कर रहा हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से, जहां बीते दिनों हुए जिस प्रकरण में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है, जहां अब तक कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड उधम सिंह नगर से जमानत मिल गई है। रुद्रपुर स्थित किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने यह फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान मुजीब एडवोकेट ने नाबालिगों की ओर से मजबूत तर्क रखते हुए अदालत को यह भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे भविष्य में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। इस फैसले के बाद बच्चों के परिवार में राहत की लहर है। वहीं प्रशासन अब भी घटना के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है। बताते चलें कि काशीपुर में हुए जुलूस के दौरान इस घटना में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की जांच जारी है। और एक निकला था बांस पुरान में पुलिस के साथ,
जो घटना हुई थी तो उसमें पुलिस द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें जिसमें से कि नाबालिग 10 बच्चे करीब किशोर न्यायालय में जिनकी बेल लगी थी आज माननीय किशोर न्यायालय द्वारा हमें उनमें बेल दी गई है, जिसमें मैंने मोहम्मद फरहान अफजल व मोहम्मद सुभान की बेल मैंने इसमें कराई है। एक बेल मेरी और लगी है, वो 6 तारीख में लगी है। तो आज माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों को सुन के उन दोनों को जमानत पे दिया गया। हमारे साथ साथ करीब 9 बच्चों की बेल और दी गई है, जिसमें और अधिवक्ताओं ने भी पैरवी की है। अभी 2 बच्चे और हैं, उनकी भी बेल 6 तारीख लगी है। उनकी 35 लोगों की इसमें करीब गिरफ्तारी की गई है पुलिस द्वारा, जिसमें बाकी की बेल काशीपुर न्यायालय में विचाराधीन है। तो इसमें कुछ लोगों की बेल 6 अक्टूबर 2025 को लगी है। अगली खबर पौड़ी से, जहां कोटद्वार निवासी और भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सेवारत राइफलमैन सूरज सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में आतंकियों के साथ हुई क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गए। राष्ट्र सेवा में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर शहीद सूरज नेगी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं लोगों ने व्यक्त की। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर देहरादून से, जहां हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस की ओर से देहरादून में कैंडल मार्च निकाला गया। ये श्रद्धांजलि मार्च राजेंद्र नगर से किशन नगर चौक तक आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुदियाल भी शामिल हुए। हरीश रावत ने आपदा को सरकार की लापरवाही और अवैज्ञानिक खनन का परिणाम बताया। वहीं गणेश गोदियाल ने पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध खनन पर तत्काल रोक और आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ठोस नीति की मांग की। युवा कांग्रेस नेता रितेश छेत्री ने कहा कि पीड़ितों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जो प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेंगे। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां रावण वध के बाद बीते रोज देर शाम को रामलीला समिति की ओर से शहर में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं प्रभु हनुमान के पात्रों को शहर भर में घुमाया गया। इस दौरान राम भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया तथा यात्रा में शामिल भी हुए। शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर राम भरत मिलाप हुआ। इसके बाद राम का राज्याभिषेक किया गया। इस दौरान राम दरबार की आरती को लेकर स्थानीय लोग भी पहुंचे। इसके बाद रामलीला समिति
द्वारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन मोहन नौडियाल रहे। डॉक्टर मदन मोहन नौडियाल रामलीला में पूर्व में हनुमान, केवट, ताड़का, विश्वामित्र, रावण तथा श्रृंगी ऋषि जैसे समेत कई अन्य किरदार भी निभा चुके हैं। वहीं इस बार के रामलीला मंचन में उन्होंने दशरथ का किरदार निभाया। पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न किरदारों को जहां पुरस्कृत किया गया, तो वहीं रामलीला के किरदारों के पीछे अप्रत्यक्ष मददगारों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। मैं वस्त्र सज्जा मेकअप में काम करती हूँ। यहाँ गर्व होता है कि मुझे यहाँ इस संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। मुझे लोगों यहाँ पे जैसे हम हर साल आते हैं, होती वही चीज़ है, लेकिन मतलब ऐसा रहता है कि हमें जाना है, पार्टिसिपेट करना है। बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आके, और एक मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके कि अब मेरा जो है शुरू से स्टार्टिंग से मेरा जो है सिंगिंग के प्रति जो है बहुत रुचि रही है। पौड़ी की रामलीला को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि महिला पात्र भी यहाँ पर आएँ और अपना रोल निभाएं, और इसके लिए हमारे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि रामलीला एक ऐसी जगह है जहाँ पर संगीत के साथ अभिनय का भी हम सबको मौका मिला हुआ है। ये रामलीला हमारे आत्मा है ये, और 1998 में जब मैं शुरू में आया था तो गौरी शंकर थपलियाल जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनके हनुमान के गीत से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो राग बागेश्वरी में गा रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि ऋषिकेश के एक होटल में वेस्टर्न परिधान युवतियों को रैंप वॉक कराने को लेकर उस वक्त बवाल हो गया जब हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने होटल पहुंचकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवतियों के रैंप वॉक को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से नोकझोंक करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल की ओर से दीपावली मेले में मिस्टर ऋषिकेश की तैयारियों को लेकर युवतियों को वेस्टर्न परिधान में रैंप वॉक कराई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर विरोध किया। हिंदू संगठन ने देवभूमि में वेस्टर्न परिधान पहनकर रैंप वॉक करने पर ऐतराज जताया। कपड़े वो लोग वहाँ पर नहीं पहनेंगे जिससे कोई वल्गैरिटी हो या कोई ऐसी चीज़ शो ऑफ हो जो मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो उनकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, एथनिक कॉस्ट्यूम्स होती हैं, और जो ऐसी कॉस्ट्यूम्स हैं जिससे बिल्कुल स्टेज पे चल के किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मैं इस चीज़ का विश्वास देना चाहता हूँ। ये जैसे कि आप सबको पता है, ऋषिकेश एक देवभूमि है, इसे धर्म नगरी का दर्जा दिया गया है। धर्म नगरी मतलब सनातन धर्म की नगरी। धर्म सिर्फ सनातन है, और सनातन सभ्यता महिलाओं को बहुत लज्जा में रखना सिखाती है, शर्मो हया में सिखाती है। रुड़की की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी। लंबे समय से प्रतीक्षित सोनाली नदी के पुल का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। करीब 35 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल न सिर्फ शहर के लोगों को बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी बड़ी राहत देने जा रहा है। रुड़की में सोलानी नदी पर बनने वाली इस बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। इस पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के हाथों हुआ। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि ये पुल करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके बनने से रुड़की की जनता, आसपास के गाँव के लोगों और खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि ये पुल नई टेक्नोलॉजी से निर्मित होगा। सरकार है जो संकल्प करती है। आज अब यहाँ मौके पर खड़े अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे, उनकी वासियों को लाभ मिलेगा, और स्कूली बच्चों खास तौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा, बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से ऊपर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।